हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल अड्डा बाय आदित्य पटेल। जैसे कि अपन ने फर्स्ट लेक्चर में कहाँ तक पढ़ लिए थे, डीएनए पैकेजिंग तक। ठीक है, तो डीएनए डीएनए और डीएनए पैकेजिंग अपन ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। आज अपन बात करेंगे आगे अनुवांशिक पदार्थ की खोज। तो मैं आपको एक चीज बता दूं पहले कि आप अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो थोड़ा इमेज बनाते चले अपने, ठीक है, दिमाग में। क्या करना है अपन को, थोड़ा सा सोचते हुए चलना है कि इसके बाद क्या होगा। सिर्फ सीक्वेंस याद रखना है कि सबसे पहले अपन ने ये पढ़े, उसके बाद ये पढ़े, तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें अपन ने क्या पढ़ा। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखने के अपन ने पहले क्या पढ़े उसके बाद क्या पढ़े, ऐसे इमेज बनाते हुए चलता है। जैसे अपन मूवी देखते हैं कोई भी, तो मूवी देखते हैं पहले उसकी पूरा सीक्वेंस याद रहता है कि इसके बाद ये आएगा। अगर अपन कोई भी मूवी देखे हुए होते हैं तो अपन किसी को बता सकते हैं इसके बाद भाई ये होने वाला है। तो वैसे ही अपन को ये भी करना है कि जो भी अपन पढ़ रहे हैं उसमें इसके बाद कौन क्या टॉपिक आने वाला है, क्या पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो ये अपन को थोड़ा याद करते हुए चलना है, विजुअलाइज करते हुए चलना है। ठीक है, देखते हुए ध्यान से थोड़ा। तो अपन आज क्या क्या पढ़ेंगे, अनुवांशिक पदार्थ की खोज। इसके आगे जो भी है अपन इसके तीनों प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। तीन साइंटिस्ट आए थे, तीनों ने बताया कि भाई ऐसे हुआ है, ये हुआ। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या पढ़ेंगे अपन। तो अपन अब चलते हैं आगे अनुवांशिक पदार्थ की खोज की ओर, और देखेंगे अनुवांशिक पदार्थ की खोज में अनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने की थी और कैसे की थी, वो सब अपन देखते हैं अपन अब आगे। अनुवांशिक पदार्थ की खोज मिक्सचर द्वारा, फ्रेडरिक मिक्सचर द्वारा न्यूक्लियन न्यूक्लियन एवं मेंडल के वंशागति सिद्धांतों तथा एक लंबे समय के बाद यह सिद्ध व ज्ञात हो सका कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। पहले भी कहा था, मेंडल ने और न्यूक्लियन ने कहा था कि एक डीएनए ही है। जो क्या उन्होंने क्या कहा था, एक अनुवांशिक पदार्थ होता है, जिसे डीएनए नहीं, उसने क्या कहा था, न्यूक्लियन कहा था। ठीक है, ज्ञात डीएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। अनुवांशिक वंशागति के आणविक आधार की खोज, याद रखना, आनुवांशिक वंशागति के आणविक आधार की खोज 1926 में हुई। ये कब पता चला डीएनए के आणविक आधार का? 1926 में। ग्रेगर मेंडल, वाल्टर सटन एवं थॉमस हंट मॉर्गन व अन्य दूसरे वैज्ञानिकों को पूर्व खोजों के आधार पर स्पष्ट हो गया कि गुणसूत्र अधिकतम कोशिकाओं के केंद्रक में मिलता है। इनके पूर्व खोज से इनको पता चला कि भाई जो अपना गुणसूत्र होता है वो कहाँ पे मिलता है, केंद्रक में। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सका कि कौन सा अणु वास्तव में अनुवांशिक पदार्थ है। इनको पता तो चला कि भाई क्रोमोसोम केंद्रक में होता है, लेकिन कौन सा, यानी कि आरएनए है, डीएनए है, प्रोटीन है, अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कौन काम करता है, ये उनको फिर भी पता नहीं चला। अब अपन देखते हैं, इसको पता करने के लिए तीन साइंटिस्ट आए थे। सबसे पहले फर्स्ट साइंटिस्ट आता है अपने पास, रूपांतरीय सिद्धांत, रूपांतरणीय सिद्धांत। ठीक है, इसको अपन देखते हैं। तो अपन देखते हैं रूपांतरीय सिद्धांत। ठीक है, तो ये किसने दिया था? वर्ष 1928 में। वर्ष 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, किसने, ग्रिफिथ ने दिया था। ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु जो निमोनिया के लिए जिम्मेदार है, जो क्या करता है, निमोनिया रोग करता है, के साथ कई प्रयोगों में रूपांतरण की अच्छी ढंग से व्याख्या की है। रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन का अच्छे ढंग से क्या किया है, व्याख्या की है। उनके प्रयोगों उनके प्रयोगों के दौरान एक सजीव जीव जीवाणु के प्राकृतिक रूप में परिवर्तन हो गया। इन्होंने प्रैक्टिकल किया और देखा कि भाई जो भी एक जीवाणु है उसके क्या प्राकृतिक रूप में यानी कुछ परिवर्तन हो गया। ठीक है, जैसे अपन इसमें देखेंगे कि नॉन वायरुलेंट था, अब तो वायरुलेंट हो गया। जो नहीं फैलाता था, लेकिन रोग फैलाने लग गया। इसके प्रयोग देखेंगे अपन। जब स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोकोकस जीवाणु की संवर्धन प्लेट पर वृद्धि करता है, तब इनकी कुछ चिकनी चमकीली कॉलोनी यानी कि स्मूथ कॉलोनी बनती है, और दूसरी सक्ष कॉलोनी यानी कि रफ, खुरदुबी और स्मूथ। ठीक है, रफ रफ यानी क्या हो जाएगा, सक्ष यानी खुरदुबी, रफ का निर्माण करती है, रफ कॉलोनी बनती है इनकी। जब इनको अपन क्या कल्चर करते हैं तो कॉलोनी बनती है। यह एस प्रभेद स्मूथ प्रभेद के जीवाणु में श्लेष्मा बहुशर्कराइड यानी कि म्यूकस होती है, युक्त आवरण होता है। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें क्या होता है, श्लेष्मा होता है।
एस विभेद यानी जिसकी स्मूथ कॉलोनी बनती है, ठीक है। जबकि आर्क विभेद जो रफ होता है उग्र से संक्रमित होते हैं, यानी कि जो स्मूथ वाला होता है से संक्रमित होते हैं वे निमोनिया संक्रमण से मर जाते हैं, जबकि आर्क विभेद द्वारा निमोनिया नहीं होता है। ओके। जो एस्ट विभेद होते हैं वो रोगकारी होते हैं, जो आर्क विभेद होते हैं वो रोगकारी नहीं होते, इनसे रोग नहीं होता, वे निमोनिया संक्रमण से मर जाते हैं। यानी कि उन्होंने देखा कि एस्ट विभेद के संक्रमण एस्ट विभेद वाला जो होता है निमोनिया करता है, आर्क विभेद द्वारा निमोनिया नहीं होता। अब देखते हैं अपन उन्होंने क्या लिया, एस एस्ट विभेद लिया, यानी कि क्या लिया, एस टाइप का लिया उन्होंने, और किस में डाला इसको, इसमें डाला चूहे में प्रवेश कराया तो चूहा मर गया, यानी कि चूहा को निमोनिया हो गया, अब चूहा मर गया। आर्क विभेद लिया, चूहे में प्रवेश कराया, चूहा जीवित रहा, चूहा को निमोनिया नहीं हुआ, क्योंकि ये एस वाला जो होता है क्या होता है, रोगकारी होता है, और आर वाला नहीं होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन, दो दो स्टेप तो देखिए। ग्रिफिथ ने जीवाणु को गर्म करने पर उन्हें मृत किया, उन्होंने क्या किया, आग और उसको लिया, आग और इसको लिया और गर्म कर दिया, हीट किया, और उससे क्या हो गया, उनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, यानी कि ठीक है मर गए वो। उसने पाया कि गर्म करने पर मृत एस प्रभेद जीवाणु को चूहे में प्रवेश कराने से उसकी मृत्यु नहीं हो पाई। जब उन्होंने देखा एस विभेद को किस में डाला, चूहे में डाला, तो चूहा नहीं मरा, चूहा नहीं मरा क्योंकि वो जो रोगकारी था वो तो जीवाणु था, वो तो मर गया। लेकिन जब उसमें गर्म करने से मृत एस व सजीव आर जीवाणु के मिश्रण को चूहे में प्रवेश कराया, उन्होंने क्या किया, जो मरा वाला एस था और जो जीवित आर था दोनों को क्या चूहे में डाल दिया। तो अपन देखते हैं आगे क्या होता है। प्रवेश कराया तब चूहे की मृत्यु हो गई, तब चूहे क्या हुआ, तब चूहा मर गया। इस मृत चूहे से उसने सजीव एस जीवाणु को विकित किया। अब जो मृत चूहा था उसमें क्या हुआ, सजीव यानी कि जीवित क्या मिला उसको, एस जीवाणु मिला, यानी कि स्मूथ कॉलोनी वाला जीवाणु मिला। ये कैसे संभव है मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप जरा थोड़ा ये देख लीजिए। एस प्रेवेल ये उसने हीट किल कर दिया, उसको चूहे में डाला, चूहा जिंदा रहा, चूहा को कुछ नहीं हुआ, निमोनिया नहीं हुआ, ठीक है, रोग कारक तो मर गया था। एस प्रेवेल दिया उसने, इसको हीट किल किया, और आग प्रेवेल दिया जो जीवित था, ठीक है, जो जीवित था उसको चूहे में डाला, चूहा मर गया। अब ये कैसे मरा मैं आपको बताता हूँ। उसका कहने का मतलब ये है कि भाई चलो आगे देखते हैं। ग्रिफिथ ने बताया कि आप विभेद जीवाणु ताप में एस विभेद जीवाणु द्वारा रूपांतरित किए गए हैं। उसका कहने का मतलब है कि ग्रिफिथ भाई साहब कहते हैं कि जो अपना आर्क विभेद था वो एस विभेद जीवाणु द्वारा रूपांतरित होगा, यानी कि जो एस विभेद का कुछ मटेरियल निकल के आर्क विभेद में आ गया, जिससे वो क्या रोगकारी हो गया। आर्क विभेद पहले क्या था, रोग नहीं कर रहा था, यानी निमोनिया नहीं कर रहा था, लेकिन जब दोनों को मिक्स करके डाला तो एस वाले का कुछ मटेरियल कहाँ निकल के किसमें आ गया, आग वाले में, तो वो क्या हो गया, जिससे चूहा मर गया, तो निमोनिया हो गया। यह रूपांतरित कारक ताप में एस विभेद से आप विभेद में स्थानांतरित होने से इसमें चिकनी बहुसर्कराइड आवरण का निर्माण हुआ, यानी कि इसकी जो सेल वॉल थी वो क्या हो गई, स्मूथ हो गई थी, यानी कि जो आग वाला था पूरा कन्वर्ट हो गया था किसमें, एस वाले में। क्यों, अब उसको देखते हैं, जिससे यह उग्र यानी कि वायरुलेंट रूप में परिवर्तन हो जाता है, जिससे ये रोग कारक बन जाता है। यह निश्चित ही अनुवांशिक पदार्थ के स्थानांतरण के कारण हो पाता है। ये किसके कारण संभव हुआ है कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो किससे, एस से निकल के आर में गया है, इसका कहना है ग्रिफिथ साहब का। इन प्रयोगों से अनुवांशिक पदार्थ के जीव रासायनिक प्रकृति के बारे में नहीं बताया जा सकता है। इस प्रयोग से यह नहीं बताया जा सकता कि भाई कौन सा मटेरियल ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट हुआ है, यानी कि ट्रांसपोर्ट हुआ है एस वाले से निकल के आर वाले में, क्या गया ये नहीं बताया गया है। उसने बताया कि कुछ तो है जो एस वाले से निकल के आर वाले में गया है, अब वो क्या गया है आगे देखेंगे पर, ठीक है। ये समझ आया कि नहीं। उन्होंने निमोनिया यानी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जीवाणु पे प्रैक्टिकल किया, ठीक है। उसने लिया उसको और क्या, चूहे में डाला, उसके दो दो विभेद होते हैं, आर और एस। एस वाला क्या होता है, रोगकारी होता है, आर वाला नहीं होता है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एस वाले को लिया और चूहे में डाला, तो चूहा को निमोनिया हो गया, चूहा मर गया, ठीक है। फिर उसके बाद आर वाले को लिया,
आर वाले को चूहे में डाला, चूहा जिंदा रहा, क्योंकि जो एस वाला था वो रोगकारी था, जो आर वाला था रोगकारी नहीं था। ठीक है, फिर उसने क्या किया, ये दोनों में तो कुछ नहीं हुआ, फिर उसने क्या किया, हीट किल किया जो एस वाला था, उसको हीट किल किया ने गर्म किया, तो उसको वो मर गया, उसको फिर चूहे में डाला तो उसमें चूहा जिंदा रहा भाई, यानी कि चूहा जिंदा रहा। फिर उसने एक और किया, एस और जो एस वाला था, जो हीट किल वाला था, और जो आर जिंदा था, आर को जीवित वाले को किस में डाल दिया, चूहे में डाला। तो चूहे में डाला तो भाई देखा कि चूहा मर गया। उससे इसने ये पता लगाया कि कुछ तो ऐसा है जो एस वाले से निकल के आर वाले में गया है। वो क्या गया है वो नहीं बता पाए, आगे बताएंगे वो क्या गया है, ठीक है। क्या अपन आगे देखेंगे। रूपांतरित, अब नया सिद्धांत आता है, रूपांतरित सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण, यानी कि जो सिद्धांत दिया था ग्रिफिथ ने, उसी को, उसी की रासायनिक लक्षण किसने बताया, ओस्वाल्ड एवरी और मैक्लियोड ने। ओस्वाल्ड, वो सॉरी, एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी, ये तीन साइंटिस्ट हैं, एवरी, मैक्लियोड, मैकार्टी। ये आया इसके बाद रूपांतरित सिद्धांत का जीव रासायनिक लक्षण। अपन देखते हैं अब क्या, रूपांतरित सिद्धांत के जैव रासायनिक लक्षण। अब इसके बाद एक नया प्रयोग आता है ग्रिफिथ के बाद, रूपांतरित सिद्धांत, यानी कि उसने क्या दिया था, रूपांतरित सिद्धांत दिया था किसने, ग्रिफिथ ने। इसके बाद आता है इसका जीव रासायनिक लक्षण। इसके बाद तीन साइंटिस्ट आते हैं, इन्होंने तो बता दिया कि कुछ पदार्थ गया है। अब वो क्या पदार्थ गया है ये जानने के लिए कौन आए, एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी, ये तीन साइंटिस्ट आए, ठीक है। 1933 से 44 के बीच में इन्होंने अपना कार्य किया। एवरी, मैक्लियोड, मैकार्टी के कार्य से पहले ऐसा समझा जाता था कि आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन है। इनकी खोज से पहले क्या समझा जाता है कि भाई आनुवंशिक पदार्थ क्या, प्रोटीन हो सकता है, डीएनए, आरएनए हो सकता है, डीएनए, तीनों हो सकता था। लेकिन इसने कंफर्म किया कि भाई क्या हो सकता है, ठीक है। ग्रिफिथ के सभी प्रयोगों के आधार पर रूपांतरित सिद्धांत की जीव रासायनिक प्रकृति के बारे में पता चला, उसके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पता चला, ठीक है। अब अपन देखते क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पता चला। तापमृत एस कोशिकाओं के जैव रसायनों, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, क्योंकि कोई भी एक सेल में क्या क्या मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, डीएनए भी, आरएनए, ये तीनों चीजें मिलती है, को अलग कर यह पता लगाने के लिए शोधित किया कि इनमें से कौन आर कोशिका को एस कोशिका में रूपांतरित करने में सहायक होता है। उन्होंने क्या किया, जो तापमृत, हीट किल्ड, क्या था, जो हीट किल एस टाइप था, जो हीट की एस टाइप था, उसको क्या किया इसने, उससे क्या किया, उससे एक परख नलीली, दो परख नलीली, तीन परख नलीली, इसमें क्या निकाल लिया उसका, डीएनए निकाला, आरएनए निकाला, प्रोटीन निकाला, सब चीज निकाल लिया उसने, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि कोशिकाओं के जैव रसायनों, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए आदि को अलग का पता लगाने के लिए शोधित किया कि इनमें से कौन आर कोशिका, अब उन्होंने पता लगाया कि भाई इनमें से कौन गया है आर कोशिका में को एस कोशिका में रूपांतरित करने में सहायक होता है। आर कोशिका को एस कोशिका बनने में कौन सहायक होता है, उसने पता लगाया। उन्होंने इस बात का पता लगाया कि एस जीवाणु का केवल डीएनए ही आर जीवाणु को रूपांतरित कर सकता है। उन्होंने क्या किया, एस जीवाणु के एस जीवाणु का केवल डीएनए ही आर जीवाणु को रूपांतरित कर सकता है। उसने अपने प्रयोग से सिद्ध किया कि भाई जो एस डी एस एस जीवाणु है उसका केवल डीएनए ही क्या, आर जीवाणु को, यानी कि कन्वर्ट कर सकता है एस में, ठीक है। अपन देखते हैं आगे। उन्होंने इस बात का भी पता लगाया कि प्रोटीन पाचक एंजाइम प्रोटीएज और आरएनए पाचक आरएनएज इस रूपांतरण को प्रभावित नहीं करते हैं, इसलिए रूपांतरित पदार्थ प्रोटीन या आरएनए नहीं है। डीएनए से पाचन के बाद रूपांतरण प्रक्रिया बंद हो जाती है। उन्होंने क्या किया, अब यहाँ यहाँ ध्यान से देखना, इसमें क्या डाला, डीएनएस डाला, डीएनएस डीएनएस डाला तो क्या हो जाएगा, ये डीएनए नष्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जो अपनी जो आर सेल है क्या है,
जो आर सेल वो एस में कन्वर्ट नहीं होगी। इसमें उन्होंने क्या डाला, आरएनएस डाला, आरएनएस डाला, आरएनएस डाला तो जो अपनी आर सेल है वो किस में कन्वर्ट हो गई, एस में। तो यहाँ तो स्थानांतरण हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ हुआ। उसने इसमें क्या डाला, यानी कि इसका मतलब ये है कि आरएनए तो गया नहीं भैया, आरएनए तो हो नहीं सकता जो बदल रहा है। उस आरएनए से इतना पता चल गया। फिर यहाँ पे क्या डाला, प्रोटीएज, प्रोटीएज डाला यहाँ पे, तो ये प्रोटीन भी नष्ट हो गया। प्रोटीन नष्ट हो गया तो ये आर सेल किसमें, फिर भी एस में कन्वर्ट हो गई। तो इस ये पता लगाया कि भाई साहब ये दो तो नहीं हो सकते, ये दो नहीं हो सकते, ना आरएनए हो सकता ना प्रोटीन हो सकता, क्योंकि ये दोनों दोनों को अपन नष्ट कर दे रहा, उसके बाद भी ये क्या होगा, आर एस में कन्वर्ट हो जा रहा। तो उसने फिर पता लगाया कि अगर डीएनए ही है जो, जिसमें उसने डीएनए डाला तो आर से एस में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो उसने कंफर्म कर दिया कि भाई ये डीएनए ही है जो किससे, एस से आर में गया है, एस से किस में गया है, आर में गया है। ये कंफर्म उसने किया। अब आगे देखते हैं अपन। इससे स्पष्ट है कि डीएनए डीएनए ही रूपांतरण के लिए जिम्मेदार है। ये कंफर्म कर दिया इसने कि भाई डीएनए ही है जो जाता है एस से निकल के आर में। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अनुवांशिक पदार्थ जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए, लेकिन इस बात से सभी जीव विज्ञानी सहमत नहीं थे। उन्होंने पता लगा दिया कि भाई ये हो सकता है, लेकिन कोई मानने को भी तैयार तो होना चाहिए। उसने तो बता दिया कि भाई चल, एस से निकल के एक कोशिका से दूसरी कोशिका में निकल के जाने वाला क्या है, डीएनए है, लेकिन दूसरे साइंटिस्ट को प्रूफ चाहिए। अब प्रूफ इसके पास नहीं था। इसने बता तो दिया भाई ऐसा ऐसा होता है, लेकिन उनको प्रूफ चाहिए होता है, तो उन्होंने नहीं माना। फिर उसके बाद आगे देखेंगे, आगे दो और साइंटिस्ट आएंगे। यहाँ पे क्या है, डीएनए और डीएनए में क्या अंतर है, आप बताना चाहेंगे। डीएनए और डीएनए में के बीच क्या अंतर है। तो ये सिंपल सी चीज है, आप सुन लो अच्छे से। डीएनए यानी बहुत सारे डीएनए, डीएनए यानी एंजाइम। डीएनए ये क्या है, एंजाइम है। ये क्या है, एंजाइम। और ये क्या है, मैंने डीएनए नहीं, बहुत सारे डीएनए। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इसके बाद आगे देखते हैं, एक और प्रयोग अपने पास, अनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही, ये कंफर्म किया किसने, इसमें साइंटिस्ट का नाम होगा हर्षे और मार्था चेस। ये दोनों साइंटिस्ट है जिन्होंने कंफर्म कर दिया कि भाई डीएनए ही है अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में निकल के जाता है। इसका प्रयोग देखते हैं। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसके बारे में सुस्पष्ट प्रमाण, सुस्पष्ट प्रमाण याद रखना, क्वेश्चन आएगा। ये तीनों, ये तीन प्रयोग दिखाए मैंने आपको जो पढ़ाया हूं, इसमें से आपसे पूछा जाएगा कि सुस्पष्ट प्रमाण किसने दिया। और सबसे पहले किसने इसके बारे में बताया था, ग्रिफिथ ने। उसके बाद एवरी, मैकलियोड, मैकार्टी, ये तीन आए। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आते हैं हर्षे और मार्था चेस। सुस्पष्ट प्रमाण किसने दिया, हर्षे और मार्था चेस ने, 1952 में के प्रयोग से ज्ञात हुआ है। इन्होंने उन वायरस, उन विषाणुओं पर कार्य किया जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं। इसने क्या किया, उन वायरस का प्रयोग किया जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं, जिसे जीवाणु भोजी, बैक्टीरियोफेज नाम सुना है, जिसे जीवाणु भोजी कहते हैं। ये वायरस है बैक्टीरियोफेज, इसका नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज, लेकिन ये क्या है, वायरस है, जीवाणु नहीं। ठीक है, अब देखते हैं इसका प्रयोग इसने क्या किया। जीवाणु भोजी जीवाणु से चिपकते हैं, जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया से चिपकते हैं, अपने अनुवांशिक पदार्थ को जीवाणु कोशिका में भेजते हैं। अपना जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो किस में डालते हैं, बैक्टीरिया में, जो वायरस होते हैं। जीवाणु कोशिका वायरस के अनुवांशिक पदार्थ को अपना समझने लगती है। जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है वो बैक्टीरिया क्या अपना मटेरियल समझने लगती है। ठीक है, अपना अपना जेनेटिक मटेरियल समझने लगती है, जिससे आगे चलकर अधिक वायरस का निर्माण होता है। अब जब बैक्टीरिया में क्या हो जाएगा, वायरस का डीएनए चले जाएंगे तो वायरस ही बनेंगे ना, बैक्टीरिया कहाँ से बनेंगे। ठीक है, अब उसको कौन कंट्रोल कर रहा, वायरस। वायरस का डीएनए जो बोलेगा उसकी सेल वही निर्माण करेगी, वही प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, हर्षे व चेस ने इस बात का पता लगाने के लिए प्रयोग किया कि वायरस से प्रोटीन या डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है। हर्षे व चेस ने क्या पता लगाने के लिए प्रयोग किया था कि वायरस में सिर्फ दो ही चीज होता है, एक प्रोटीन का खोल होता है बाहर, आवरण, और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए या आरएनए।
उसने ये पता लगाने के लिए प्रयोग किया कि भाई जाता क्या है, प्रोटीन जाता है या डीएनए जाता है। अब उसने ये प्रयोग किया, अपन देखेंगे इसमें क्या क्या यूज किया है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ उन्होंने कुछ वायरस को ऐसे माध्यम पर पैदा किया जिसमें एक को विकिरण सक्रिय, रेडियो सक्रिय फास्फोरस, एक को क्या, रेडियो सक्रिय फास्फोरस, और दूसरे वायरस को विकिरण सक्रिय, रेडियो सक्रिय सल्फर पर वृद्धि किया। एक को क्या किया, रेडियो एक्टिव फास्फोरस में, और एक को रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो कराया, वृद्धि कराया। ठीक है, दो वायरस को। अपने पास ये क्या है, दो बैक्टीरियोफेज है। एक को मैं डाल देता हूँ किसमें, फास्फोरस रेडियो एक्टिव में, और एक को सल्फर रेडियो एक्टिव कल्चर मीडिया में। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अब देखते हैं आगे अपन। जिस वायरस को रेडियो एक्टिव फास्फोरस, विकिरण सक्रिय फास्फोरस की उपस्थिति में पैदा किया, उसमें विकिरण सक्रिय डीएनए, क्योंकि डीएनए में फास्फोरिक एसिड होता है। सुने हो नहीं सुने, मैंने पिछली क्लास में बताया था। फास्फोरिक एसिड, डीएनए है, डीएनए आरएनए तीन अणुओं से मिलकर बनता है। नाइट्रोजनस बेस यानी कि न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बनता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फास्फोरिक एसिड, ये तीन चीज से मिलकर बनता है। तो यानी कि डीएनए में क्या होता है, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस होता है। उसमें विकिरण सक्रिय डीएनए पाया गया, जिसको उसने क्या किया, फास्फोरस में ग्रो कराया, रेडियो एक्टिव फास्फोरस में ग्रो कराया। उसमें क्या, डीएनए क्या मिला, रेडियो एक्टिव मिला, पाया गया, जबकि विकिरण सक्रिय प्रोटीन नहीं थे। उसने देखा कि उस बैक्टीरिया में जो रेडियो एक्टिव जो प्रोटीन था वो रेडियो एक्टिव नहीं था, क्योंकि उसने सिर्फ क्या किया, फास्फोरस में उसको ग्रो कराया है। क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है, इसलिए डीएनए रेडियो एक्टिव था, प्रोटीन नहीं होता है, प्रोटीन नहीं। डीएनए में क्या होता है, फास्फोरस होता है, प्रोटीन नहीं होता। ठीक इसी तरह से वायरस जिसे विकिरण सक्रिय सल्फर, जिसे रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो कराया, उसमें देखते हैं की उपस्थिति में गया पैदा किया गया, उसमें विकिरण सक्रिय यानी रेडियो एक्टिव प्रोटीन पाई गई, जिसको इसने प्रोटीन को क्या किया था, प्रोटीन को क्या किया, सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो कराया, तो उसमें क्या पाया गया, रेडियो एक्टिव प्रोटीन पाया गया। डीएनए विकिरण नहीं था, डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं था, क्योंकि जो सल्फर है वो किसमें होता है, प्रोटीन में होता है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, प्रोटीन रेडियो एक्टिव होगा, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं होता है। बहुत बढ़िया। रेडियो एक्टिव जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज ई कोलाई से चिपक जाते हैं। ये क्या होते हैं, इसीविचिया कोलाई यानी ई कोलाई, जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, वायरस होते हैं। जीवाणुभोजी एक वायरस है, ये क्या करता है, ई कोलाई जीवाणु से चिपक जाता है। जैसे संक्रमण आगे बढ़ता है, जीवाणु को सम्मिश्रण में हिलाने से वायरस आवरण अलग हो जाता है। इनको एक परीक्षणली में लेंगे और हिलाएंगे। ये देखिए, ये है, इसके पास ये समझो क्या है, ये अपन मान लेते हैं ई कोलाई है, और यहाँ पे अपन लेते हैं क्या, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज होता है, इस टाइप का है, मगर मैं अभी बना नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, प्रैक्टिस नहीं है मेरी अभी इसमें हाथ चलाने की। ठीक है, ये होता है अपने पास जीवाणु भोजी, बैक्टीरियोफेज। ये दोनों को अपन ने मिक्स किया अच्छे से, सम्मिश्रण में हिलाने से विषाणु आवरण अलग हो जाता है, जो प्रोटीन खोल होता है वो अलग हो जाता है। जीवाणु के अब केंद्रण यंत्र में पृथक्करण कराने से विषाणु कण जीवाणु से अलग हो जाते हैं। वायरस के कण जो होते हैं जीवाणु से अलग हो जाते हैं। ठीक है, उसको अपकेंद्रण करने से जो जीवाणु विकिरण सक्रिय, जो रेडियो एक्टिव जो जीवाणु विकिरण सक्रिय डीएनए रखने वाले यानी रेडियो एक्टिव डीएनए रखने वाले वायरस से संक्रमित हुए थे, वे विकिरण सक्रिय है। ओके, यानी कि अभी मैं आपको ऊपर डायग्राम से बताऊंगा। इसने हिलाया, इनको मिक्स किया, जो जो ये प्रोटीन खोल था, ऊपर वाली लाइन का कहने का मतलब है कि ये प्रोटीन खोल अलग हो गया, और ये डीएनए यहां से निकल के इसमें आ गया। ठीक है, इसका ये डीएनए है, और ये डीएनए इसका आ गया, किसका, वायरस का।
तो उसने देखा कि जिसका डीएनए निकल के इसमें आया है वो क्या हो गया, वो कोशिका, वो इस कोलाई क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। वह डीएनए है जो जीवाणु उन वायरस से संक्रमित थे जिसमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन था। वह डीएनए है, सॉरी सॉरी, जो पदार्थ वायरस से जीवाणु में प्रवेश करता है वह डीएनए है। ओके, जो वायरस से बैक्टीरिया में गया वो क्या है, डीएनए। जो जीवाणु उन वायरस से संक्रमित थे जिनमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन था, वे विकिरण सक्रिय नहीं हुए हैं। जिसमें अपन ने क्या डाला, एक परखनली रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाला बैक्टीरिया डाला और एक वो वायरस डाला, और एक में क्या, सल्फर वाला। तो उसने देखा कि जो सल्फर वाला था उसमें क्या हुआ, वो बैक्टीरिया क्या हुआ, रेडियो एक्टिव नहीं हुआ है। वो इकोलाई क्या हुई, रेडियो एक्टिव नहीं हुई है। उसके कहने का मतलब ये सक्रिय नहीं है। इससे संकेत मिलता है कि प्रोटीन वायरस से जीवाणु में प्रवेश नहीं करता है। इससे कंफर्म होता है कि जो प्रोटीन है वो वायरस से जीवाणु में नहीं जाता, बैक्टीरिया में नहीं जाता है। इस कारण से आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही है जो वायरस से बैक्टीरिया में जाता है। इससे कंफर्म हो गया कि जो अपना क्या है, डीएनए है, वो वायरस से बैक्टीरिया में जाता है। तो यही एक जेनेटिक मटेरियल है जो आगे जाएगा। इसका इसका डायग्राम देख लेते हैं। उन्होंने क्या किया, एक परखनली ली, उसमें क्या किया, ध्यान से देखना, थोड़ा अपन प्रैक्टिकली समझते हैं इसको। बार बार मैं पेन चेंज नहीं कर सकता, तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाता मैं। एक में उसने क्या किया, ये डीएनए है इसका, इसको क्या कर दिया, फास्फोरस से रेडियो एक्टिव कर दिया, ठीक है। और एक में क्या लिया, ये आरएनए है, इसको क्या कर दिया, सल्फर से रेडियो एक्टिव कर दिया। इसको क्या किया, इसको क्या किया, सल्फर से रेडियो एक्टिव कर दिया। ये क्या, सल्फर से रेडियो एक्टिव कर दिया। एक के डीएनए को किया, एक के प्रोटीन खोल को, दोनों को नहीं। अब ये जीवाणु भोजी विकिरण रेडियो एक्टिव सल्फर, ये क्या है, रेडियो एक्टिव सल्फर से अंकित प्रोटीन संपुष्ट है। उसने क्या किया, जो रेडियो एक्टिव क्या था, जो सल्फर रेडियो एक्टिव प्रोटीन था, सॉरी, जो रेडियो एक्टिव क्या था, वायरस था, बैक्टीरियोफेज, उसको क्या किया, किसके साथ मिक्स किया, जीवाणु भोज वो इकोलाई के साथ, इकोलाई के साथ ये इकोलाई का संक्रमण करवाया, इसमें संक्रमण हुआ, वो अटैच हुआ उससे। तो उसने देखा कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ चला गया, इकोलाई में। और ये इसका प्रोटीन खोल बाहर रह गया, प्रोटीन खोल बाहर आ गया, जेनेटिक मटेरियल अंदर चला गया। अब इससे पता चला कि भाई जो जेनेटिक मटेरियल अंदर गया है वो तो क्या क्या है, नॉन एक्टिव था, यानी रेडियो एक्टिव नहीं था वो। तो उसका प्रोटीन खोल रेडियो एक्टिव था। तो कोशिकाओं में विकिरण सल्फर का पता नहीं लगा। तो अपन ने देखा कि भाई जो अपनी इकोलाई है वो रेडियो एक्टिव नहीं है, रेडियो एक्टिव नहीं है। तो इससे पता चला कि भाई जो प्रोटीन है वो तो नहीं जाता है। अगर प्रोटीन जाता तो क्या हो जाती, इकोलाई अपनी रेडियो एक्टिव हो जाती, विकिरण का पता नहीं चला, ठीक है, उसका पता नहीं चलेगा। अब देखते हैं अपन ने क्या किया, एक में इसके जेनेटिक मटेरियल को किससे, फास्फोरस से रेडियो एक्टिव किए, फास्फोरस से रेडियो एक्टिव की। अब इसको क्या, इसका संक्रमण करवाया किसमें, ई कोलाई में। ये संक्रमण करवाया तो फिर इससे क्या, इसका जेनेटिक मटेरियल निकल के किसमें, ई कोलाई में गया, और ये प्रोटीन खोल अलग हो गया, ये प्रोटीन खोल अलग हो गया। तो इसका देखा कि जो ई कोलाई थी वो क्या थी, कोशिकाओं में विकिरण फास्फोरस का पता लगा। इसमें क्या लगा, रेडियो एक्टिव फास्फोरस का पता लगा किसमें, ई कोलाई में। तो इससे पता चला कि भाई जो जो मटेरियल निकल के आया है वो क्या है, डीएनए है। तो हर्षेय ने सुस्पष्ट प्रमाण दिया कि भाई जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो डीएनए ही होगा, ना आरएनए होगा ना प्रोटीन होगा। तो यहाँ से ये कहानी सिद्ध हो गई अपना कि अनुवांशिक पदार्थ क्या ही है, डीएनए। अब आगे देखते हैं अपने पास अगला पॉइंट क्या है, अनुवांशिक पदार्थ के गुण। जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए, उसके क्या क्या गुण होना चाहिए, ठीक है। अब आरएनए के क्या गुण होना चाहिए ये अपन देखते हैं। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए।
चलो देखते हैं अनुवांशिक पदार्थ के गुण। पिछली चर्चाओं से स्पष्ट है कि प्रोटीन बनाम डीएनए के बीच जो विवाद था, यानी कि एवरी मैक्लियोड, यानी कि किसके आने से पहले, एवरी और मैक्लियोड के आने से पहले ये अपवाद था कि भाई जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन है। फिर हफ्से और चेज ने सिद्ध कर दिया कि भाई जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, तो ये अपवाद यहीं से खत्म होता है, ठीक है। जो विवाद अनुवांशिक पदार्थ को लेकर था वह अब स्पष्ट रूप से हर्षे व चेस, यहाँ पे भी उनका नाम आता है, हर्षे व चेस के प्रयोग से सुलझ चुका है। इन्होंने सिद्ध कर दिया कि जेनेटिक मटेरियल भाई साहब डीएनए ही होगा यार, ठीक है। अब यह सर्वमान्य हो चुका है, अब इसको पूरी दुनिया मानती है भाई डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। फिर भी यह स्पष्ट हो गया कि कुछ वायरस में आरएनए, जैसे एग्जांपल तोम्बोको टोबैको वायरस, क्यूबीटा बैक्टीरियोफेज वायरस, इनमें क्या है, आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है। कुछ वायरस होते हैं जिसमें क्या होता है, आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में निकल के जाता है, ठीक है। ये हो गया अनुवांशिक। आरएनए अनुवांशिक पदार्थ है, अपवाद कुछ वायरस इसके, बाकी सबसे सभी में क्या होता है, डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन कुछ कुछ वायरस होते हैं जिसमें क्या आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, ठीक है, हम तैयार हैं। जैसे क्यों डीएनए प्रमुख अनुवांशिक पदार्थ है, ये अपन नीचे देखेंगे क्यों है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं। जबकि आरएनए दूत अनुकूलक जैसे सक्रिय कार्य करता है। दूत यानी समझते हो, मैसेंजर मैसेंजर मैसेंजर। यहाँ से डीएनए से मैसेज आएगा भाई, कोशिका में जाके कोशिका में जाएगा कि भैया ये प्रोटीन बनाना है। आपको मैं आगे बताऊंगा क्या, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में मैसेंजर के रूप में कैसे काम करता है, सक्रिय कार्य करता है। दोनों न्यूक्लिक अम्ल अणुओं की रासायनिक संरचना में अंतर बताए। अब आरएनए और डीएनए की दोनों संरचनाओं में अंतर देखेंगे, ठीक है। क्या आप डीएनए व आरएनए के बीच दो रासायनिक अंतरों को बता सकते हो? बिल्कुल। एक अणु जो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य कर सकता है, वह निम्न मानदंडों को अवश्य पूर्ण करता है। यानी कि जो भी आरएनए डीएनए प्रोटीन अगर वो अनुवांशिक रूप में कार्य करेगा तो ये सब चीज उसमें होना चाहिए, ये सारे गुण होना चाहिए, जब भी वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य कर पाएगा। तो अपने पास देखते हैं अपन ये कौन किस किस में गुण है, ये में से तो डीएनए ही में मिलते जा ये सारे गुण। पहला अपने पास क्या है, यह अपना प्रतिकृति बनाने में सक्षम है, रेप्लिकेशन करता है। ये डीएनए अपने पास ये नया डीएनए बना देगा, ये हो गया रेप्लिकेशन, ठीक है, रेप्लिकेशन करता है। इससे रचना व रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर होना चाहिए, बिल्कुल है। अपन मैं आपको आरएनए संसार में बताऊंगा कि ये आरएनए से कैसे अधिक स्ट्रांग है, ठीक है। संरचना किसमें संरचना व रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर होना चाहिए, है बिल्कुल है। इसमें धीमे परिवर्तन उत्परिवर्तन की संभावना होती है जो विकास के लिए आवश्यक है। इसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए, नहीं तो कुछ वायरस जैसे अपन ने देखा कि आरएनए तुरंत ट्रांसफर होकर बड़ा रूप ले लेते हैं। जैसे भी कोरोना देखा था, कहाँ से कहाँ कहाँ पहुंच गया था, नए नए उसके फेज आ रहे थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे बदलना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है। इसे स्वयं मेंडल के लक्षणों इसे स्वयं मेंडल के लक्षण के रूप में अभिव्यक्त होना चाहिए। मेंडल ने कहा था भाई कारक 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 जीन जीन, तो उसकी तरह इसमें होना चाहिए। यदि कोई छात्र युग्मन पूरकता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए परीक्षण करता है, तब वह पाएगा कि दोनों न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए में स्वयं प्रतिकृति की क्षमता होती है। सजीव तंत्र के अन्य अणुओं में जैसे प्रोटीन स्वयं प्रथम मापदंड को पूर्ण करने में असफल है। ये प्रोटीन में नहीं देखा जाता रेप्लिकेशन, ठीक है, उसमें ये सब नहीं होता है। इसी प्रोटीन को यहीं से बाहर निकाल दिया गया था, पहले ही निकाल दिया था तो। अनुवांशिक पदार्थ इतना स्थायी होना चाहिए कि जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं, उम्र या जीव की शरीर क्रिया में परिवर्तन से इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कुछ भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनमें सेम होना चाहिए। नहीं तो बच्चा है तो अलग चेंज हो रहा है, अलग एनर्जी आ रही है, अडल्ट हो रहा है तो उसमें अलग एनर्जी आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको स्थायी होना चाहिए।
आगे देखते हैं, अनुवांशिक पदार्थ का स्थायित्व उसकी एक प्रमुख विशेषता है। बिल्कुल, इसीलिए उसको जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। उसका स्थायित्व उसकी एक प्रमुख विशेषता है, जो ग्रिफिथ के रूपांतरित कारक से स्पष्ट हुआ है। ओके, जो कहाँ से हुआ है? ग्रिफिथ के रूपांतरण सिद्धांत, ट्रांसफॉर्मेशन सिद्धांत से स्पष्ट हुआ है। ये कहाँ से स्पष्ट हुआ अपन देखते हैं, जिसमें ताप से जीवाणु की मृत्यु हो जाती है। ओके, जो जो अपन ने देखे थे ग्रिफिथ का प्रयोग, उसमें क्या थर्ड थर्ड स्टेप में क्या किया था उसने? हीट किल किया था किसको? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को क्या हीट किल किया, और फिर उसको चूहे में डाला तो क्या चूहा नहीं मरा था? चूहा नहीं मरा था, ठीक है। लेकिन अनुवांशिक पदार्थ की कुछ विशेषताएं नष्ट नहीं हो पाती है। चूहा तो मरा, चूहा तो यानी कि उसको क्या, जो अपन ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया, वो तो मर गया था, लेकिन उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो नष्ट नहीं हुआ। डीएनए के परिचय में इस बात को और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि डीएनए की दोनों रज्जु एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिल्कुल, जो गर्म करने पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन पुनः उचित स्थिति आने पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जो डीएनए के दोनों स्टैंड होते हैं, ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये तो टूट जाते हैं, लेकिन कुछ जैसे कम टेम्परेचर हुआ तो ये आकर फिर से जुड़ भी जाएंगे। ठीक है, स्थिति के आने पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड पर 2 हाइड्रोक्सिल समूह मिलता है। मैंने आपको बताया कि दूसरे कार्बन पर एक OH ग्रुप होता है, एक्स्ट्रा OH ग्रुप होता है किसमें? आरएनए में यूरेसिल होता है। यूरेसिल होता है आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के पर 2 हाइड्रोक्सिल समूह मिलता है। ओके, यह क्रियाशील समूह है। एक OH ग्रुप होता है, एक्स्ट्रा OH ग्रुप। पेंटोस शुगर आप देखना, आपने पढ़े होंगे पहले तो, वैसे तो आप एक्सपीरियंस वाले। एक पेंटोस शुगर का ये डायग्राम है, जिसमें यहाँ पे एक OH ग्रुप एक्स्ट्रा होता है उसमें, ठीक है। यह क्रियाशील समूह जिससे आरएनए अस्थिर व आसानी से विखंडित हो जाता है। ये एक्टिव ग्रुप है। ये क्या है? एक्टिव ग्रुप है, जिससे क्या आरएनए अस्थिर व आसानी से टूट जाता है। इस कारण से डीएनए रासायनिक संगठन की दृष्टि से कम सक्रिय व संरचनात्मक दृष्टि से केमिकली क्या है, कम एक्टिव है, लेकिन स्ट्रक्चरली बहुत स्थायी है, अधिक स्थायी होता है। ओके, समझ आया आपको? क्योंकि ये OH ग्रुप जो दिख रहा है ना, वो डीएनए में नहीं होता है, इसलिए ज्यादा स्थायी है डीएनए, आरएनए नहीं। आरएनए जल्दी से क्या हो जाता है? विखंडित हो जाता है। इस कारण दोनों न्यूक्लिक अम्लों में डीएनए एक अच्छा 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 आनुवंशिक पदार्थ माना गया है। इसलिए क्या बोला गया? डीएनए को एक अच्छा आनुवंशिक पदार्थ माना गया है। वास्तव में डीएनए में यूरेसिल की जगह थाइमीन, ओके, होने से उनमें एक अधिक स्थायित्व मिलता है। एक पॉइंट ये भी है, तीन चीज देखे अपन, तीन डिफरेंस। एक तो एक OH ग्रुप होता है, एक OH ग्रुप होता है एक्स्ट्रा, पेंटोस शुगर में एक OH ग्रुप एक्स्ट्रा होता है, जिससे क्या आरएनए कम यानी कि अस्थिर है। अब ये डीएनए में नहीं होता, इसलिए अधिक स्थिर है। अब दूसरा देखते हैं, वास्तव में डीएनए में यूरेसिल की जगह थाइमिन होने से उसके उनमें एक अधिक स्थायित्व मिलता है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हेतु हमें डीएनए में होने वाले मरम्मत की प्रक्रिया को समझना होगा, और आप इस प्रक्रिया के बारे में उच्च कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। जब आपको इसकी जरूरत नहीं है, जब आप पीएचडी करोगे तब पता चल जाएगा। जो बीएससी बायोलॉजी से, जेनेटिक्स से पीएचडी करेगा, उसको पता चलेगा। अपन को भी जरूरत नहीं है, अपन को सिर्फ इतना ही पढ़ना है जितना अपने को नीट में आता है, ठीक है। आप एक्स्ट्रा पढ़ के कुछ भी नहीं, एमबीबीएस में ये सब जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ भी नहीं पड़ता है, ठीक है, इतनी इसकी जरूरत नहीं है। एमबीबीएस में अपन को ये सब देखना ही नहीं है, यूरेसिल थाइमिन ये कुछ भी नहीं। अभी आप पढ़ लो सिर्फ नीट निकालने के लिए, नीट निकल जाए फिर उसके बाद तो क्या ही बताना। कहाँ पहुंच गया अपन? उच्च कक्षाओं में अध्ययन करेंगे, हमको नहीं करना भैया अध्ययन, रहने दो तुम। हमको जो आता है नीट में वही पढ़ना है बस। दोनों आरएनए व डीएनए उत्परिवर्तित हो सकते हैं। बिल्कुल, दोनों में उत्परिवर्तन हो सकते हैं। वास्तव में आरएनए अस्थायी है, ये तो अब भी ऊपर बताया मैंने। तीव्र गति से उत्परिवर्तित होता है, ये जल्दी से दूसरे में चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे अपन मान लेते हैं कि डीएनए और आरएनए है। एक डीएनए वाला वायरस है जो जल्दी जल्दी नए नए फेज में आ जाएगा, अधिक यानी जल्दी फैल जाएगा, लेकिन डीएनए जो है एक ही फेज में रहेगा। उसका कहने का मतलब ये है।
जल्दी से उत्परिवर्तित हो जाता है। परिणाम स्वरूप वायरस में आरएनए जीनोम मिलता है, बिल्कुल। अभी ऊपर देखे थे अपन ने कि भाई वायरस में आरएनए क्या जेनेटिक मटेरियल है। कुछ में उनकी जीवन अवधि छोटी व तेजी से उत्परिवर्तित व विकसित होने वाली होती है। जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, उनका जीवन काल बहुत छोटा होता है। तेजी से उत्परिवर्तित व विकसित, बहुत जल्दी से विकसित हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। ये सब किसके, आरएनए के कारण होता है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए सीधे कूट लेखन करते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या कर देते हैं, कूट लेखन करते हैं, इसलिए वे आसानी से लक्षण व्यक्त करते हैं। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए सीधे, सीधे यानी कि जल्दी से क्या क्या कर देते हैं। आरएनए में क्या होगा, डायरेक्ट, डायरेक्ट ही क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, डायरेक्ट ही ट्रांसलेशन हो जाएगा, क्योंकि आरएनए से डीएनए तो बनाना ही नहीं है, उसमें आरएनए ही है, आरएनए से डायरेक्ट प्रोटीन बन जाएगा। इसलिए वे आसानी से लक्षण व्यक्त करते हैं। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए डीएनए पर निर्भर है। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए डीएनए पर निर्भर है। प्रोटीन संश्लेषण की सारी व्यवस्था आरएनए से विकसित हुई है। उपरोक्त चर्चाओं से स्पष्ट है कि दोनों डीएनए व आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। डीएनए के अधिक स्थायी होने से बाह्य आनुवंशिक सूचनाओं के संचय हेतु सबसे उपयोगी है। कि डीएनए क्या है, आनुवंशिक सूचनाओं को स्टोर करने के लिए सबसे उपयोगी है। आनुवंशिक सूचनाओं के स्थानांतरण हेतु आरएनए उपयुक्त है। आनुवंशिक सूचनाओं को, यानी कि जो डीएनए जो भी इंफॉर्मेशन देता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कौन, आरएनए बढ़िया काम करेगा। ठीक है, डीएनए स्टोर करेगा अपने पास। मान लो कोई भी स्टोर हाउस है, अपन ने कहीं पे भी क्या किया, यहाँ पे समझो कुछ मटेरियल इकट्ठा किए। कोई अच्छा स्टोर होना चाहिए ना, जहाँ पे अपन स्टोर कर पाए कि भाई कोई दिक्कत ना हो, अपन जो भी सामान रख रहे हैं। ठीक है, तो ये रख दिए। अब इसको अपन को दूसरी जगह भेजना, तो ये काम कौन करेगा, आरएनए। आरएनए बढ़िया भाग है, एक जगह से दूसरी जगह बढ़िया सावधानी से ले जाता है, कुछ खराब नहीं करता। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद अपन ने डीएनए और आरएनए में डिफरेंस देख लिया। कौन स्थायित्व, स्थायित्व कौन है, डीएनए अधिक स्थायी है आरएनए से। अब अपन बात करेंगे आरएनए के बारे में, कुछ पढ़ लेते, डीएनए तो बहुत पढ़ लिए। अब अपन बात करेंगे आरएनए संसार की। पूर्ववर्ती चर्चाओं से तत्काल एक प्रश्न उठता है कि प्रथम आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है, कि सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल क्या है। सबसे पहला डीएनए, आरएनए, दो में से कुछ ना कुछ तो होगा। अब देखते हैं, इस अध्याय में रासायनिक विकास के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया जाएगा, लेकिन संक्षेप में कुछ तथ्यों व बिंदुओं को हम अवश्य उजागर करेंगे। बिल्कुल, हम तो चाहते ही करें। आरएनए पहला आनुवंशिक पदार्थ था। आरएनए क्या है, सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल था। भाई साहब सुन लो, जब आप विकास पढ़ोगे ना, वहां पे ये चीज प्रूफ होगी कि सबसे पहले क्या आया था, आरएनए बना था। जब आप एवोल्यूशन पढ़ोगे, विकास विकास, तो उसमें पता चल जाएगा आपको, बहुत सारे प्रयोग हैं। अब बहुत पर्याप्त प्रमाण है कि जीवन के आवश्यक प्रक्रमों जैसे उपापचय, मेटाबॉलिज्म, स्थानांतरण, संबंधन आदि का विकास आरएनए से हुआ है। मेटाबॉलिज्म, उपापचय, संबंधन, स्प्लाइसिंग, आपको मैं कहाँ पे बताऊंगा, स्प्लाइसिंग ट्रांसक्रिप्शन में नहीं, ट्रांसलेशन में बात करेंगे अपन स्प्लाइसिंग की। स्प्लाइसिंग एक प्रोसेस है, जब एच एन आर एन ए बनेगा, एच एन आर एन ए से एम आर एन ए बनेगा, एम आर एन ए से फिर प्रोटीन बनाएंगे अपन। ठीक है, उसे बोलते हैं संबंधन। स्थानांतरण यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि डीएनए का की जो क्या है, डीएनए की जो क्या कुछ अपनी जो सूचनाएं हैं, वो कौन अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर पाता है, आरएनए। का विकास आरएनए से हुआ है। आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के साथ एक उत्प्रेरक, बिल्कुल एंजाइम के रूप में कार्य करेगा। उत्प्रेरक, कैटलिस्ट, जैविक तंत्र में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो आरएनए उत्प्रेरक द्वारा प्रेरित की जाती है। प्रोटीन एंजाइम का इसमें कोई योगदान नहीं है। कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती है जिसमें कैटलिस्ट के रूप में कौन कार्य करता है, कौन, आरएनए। इसमें प्रोटीन कैटलिस्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती। ज्यादातर एंजाइम, बहुत से एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम क्या होते हैं, आरएनए की। कुछ एंजाइम क्या, आरएनए की प्रकृति के होते हैं। जैसे एक एग्जांपल तो भैया सबसे बेस्ट है, ठीक है, यूनिवर्सल हो चुका है ये तो, कौन सा, राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या है, आरएनए। आरएनए क्या है, आरएनए एंजाइम है वो।
आगे चलते हैं अपन। कोई योगदान नहीं है, प्रोटीन एंजाइम का कोई योगदान नहीं है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में। आरएनए उत्प्रेरक के रूप में क्रियाशील लेकिन अस्थायी है। एक्टिव तो है लेकिन अस्थायी है। इस कारण से आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से डीएनए का विकास हुआ। ये क्या, डीएनए किससे बना? आरएनए से। ठीक है। ये क्या है? उत्प्रेरक है, क्रियाशील लेकिन स्थायी है। एक्टिव तो है लेकिन अस्थायी, कभी भी टूट जाता है। इसलिए किसका विकास हुआ? डीएनए का विकास हुआ, जिससे, हाँ, जिससे यह अधिक स्थायी है। जिससे कौन? डीएनए अधिक स्थायी है आरएनए से। डीएनए के द्विबज्जुकों का पूरक बज्जुकों के कारण यह, तथा इनमें मरम्मत विक्रियाओं के विकास से अपने में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोध है। यानी कि इसमें कोई भी जल्दी से परिवर्तन नहीं होता है, ये मरम्मत कर देता है खुद की। ठीक है। ये सब पढ़ी अपन ने। आरएनए संसार भी पढ़ी है कि सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल आरएनए था। आरएनए क्या, डीएनए क्या आरएनए से बना है। आरएनए अस्थायी है, इसलिए डीएनए का निर्माण हुआ। ये सारी चीजें हो गई। अब आगे देखते हैं अपन, आगे क्या बच्चा अपने पास। डीएनए रेप्लिकेशन मैं कल पढ़ाऊंगा। आज इतना ही। डीएनए रेप्लिकेशन बहुत बढ़िया तरीके से पहले मैं अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा। जो जो एंजाइम वगैरह जो जो यूज होते हैं वो सब मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, फिर आपको इसको रीड करके बताऊंगा। ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। ठीक है। तो आज अपन ने क्या क्या देखा? आरएनए संसार देखा और डीएनए की विशेषताएं देखी। ये सारी चीजें देखी, डीएनए में क्या डिफरेंस है, और इनके प्रयोग देखे कि अनुवांशिक पदार्थ की खोज में कौन कौन से प्रमाण आए थे। अनुवांशिक पदार्थ की खोज देखा। तो ये सारी चीजें देखी है। तो आज के लिए अपन इतना काफी समझते हैं। ठीक है। तो अपन अगली क्लास में और इसके आगे देखेंगे डीएनए एप्लीकेशन, फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल। आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा एनसीईआरटी का। आपको लगता है कि एनसीईआरटी समझ नहीं आती, बिल्कुल आएगी जब आप अच्छे से समझे तो जरा। ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।